Good morning to all of you. I am D. Welcome to Study with D. Start where you are. कैसे आप सभी? आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 13वां लेक्चर जो इंडियन पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो मोटिवेशनल मंत्र को देख लेते हैं। मोटिवेशनल मंत्र है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था, और अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। मीन्स ऐसा कुछ काम करके जाओ जिससे पूरी दुनिया को लगे कि हाँ, ये कोई इंसान था जिसने लोगों के लिए कुछ किया, लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कुछ किया, और आपके जाने पर पूरी दुनिया रोए। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड। यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया यानी भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो इसमें से कौन सा है जो राइट टू इक्वलिटी जिसमें इंक्लूड नहीं है, किसमें राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है? ए फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बी एब्सोल्यूट इक्वलिटी, सी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और डी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी किसमें इंक्लूड नहीं की गई है? द राइट आंसर इज एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी है जिसमें आप राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। यदि बात करते हैं हम भारतीय संविधान के बारे में, तो राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड एब्सोल्यूट इक्वलिटी। मींस एब्सोल्यूट इक्वलिटी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। और राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन आर्टिकल 14 to 18। मींस आर्टिकल जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे मींस समानता का अधिकार कहाँ पे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंतर्गत रखा गया है। और इनको देखते हैं तो कौन कौन से राइट्स हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया आपका, मींस कानून के सामने सभी लोग इक्वल रहेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, रिलीजन का रेस और कास्ट के बीच पे, मीन्स धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉय, सभी को एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द एबोलिशन ऑफ द टाइटल। मीन्स अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करेंगे, और जो ये टाइटल्स दिए जाते थे उनका अंत किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द राइट कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स आपातकाल लग जाने पे हम जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मगर इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता? तो ए बोल रहा है राइट टू स्पीक, बी बोल रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सी बोल रहा है राइट टू लाइफ, और डी बोल रहा है राइट टू ऑर्गेनाइज। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू लाइफ। यदि राइट टू लाइफ की आप बात करेंगे तो राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 जो है आपका, उसमें ये मेंशन है। और आर्टिकल 21 को एलाबोरेट करने के बाद हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे इसमें आर्टिकल जोड़ दिए हैं। जैसे राइट टू लाइफ में आपका ये हो गया, मीन्स गरिमाशाली जीवन जीना, ये भी इसमें ऐड हो गया। एक राइट टू प्राइवेसी हो गया, एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब किससे, आर्टिकल 21 से ही निकल के आए हैं। इसका आंसर है आपका राइट टू लाइफ। और यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत, और बात करते हैं राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इनको नहीं छीना जा सकता, कांट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी इनको नहीं हटाया जा सकता। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ। Now come to the next question. What is the main difference between fundamental right and the DPSP of state policy? मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। ए बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मीन्स संवैधानिक, आपको संवैधानिक बचाव यानी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरा बोलते हैं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन यानी पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला है। जुडिशियल प्रोटेक्शन मिला है, न्यायिक प्रोटेक्शन मिला है, या फिर मॉरल प्रोटेक्शन। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज
सो द करेक्ट आंसर इज इसमें आपका आता है जुडिशियल प्रोटेक्शन। मींस आप यदि बात करेंगे दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, जुडिशियल प्रोटेक्शन का। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल राइट्स विच मींस ऑन वायलेशन ऑफ दीज राइट यू कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मींस फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ये एनफोर्सेबल राइट होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसका वायलेशन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये नॉट एनफोर्सेबल होते हैं। मींस यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप हमारी मतलब मींस आप उसमें आप हमारी मदद करो, ये आप कोर्ट से नहीं कह सकते उस समय पर, मगर फंडामेंटल राइट के केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमने कितनी ही बार डिस्कस कर लिया है और फिर काफ़ी एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है, जैसे रेलवे हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, उनमें ये बार बार फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सा इनमें से आपका फंडामेंटल राइट है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है, ए बोल रहा है राइट टू इक्वलिटी, बी बोल रहा है राइट टू फ्रीडम, सी बोल रहा है राइट टू प्रॉपर्टी और डी बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कौन सा इसमें आपका सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स आर्टिकल 32 की यदि हम बात करें, आर्टिकल 32 मूल अधिकार के अंतर्गत जिसे रखा गया है, उसमें क्या कर सकता है कोई भी पर्सन, वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है यदि उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इस वजह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने बोला था इसको कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। एंड फोर्थ यदि आप बात करें यदि आप देखते हैं कि जो आपका यदि हम बात करें कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम बात करेंगे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की यदि आप बात करें तो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब इसको आपका कहाँ से निकाल दिया गया था, फंडामेंटल राइट से निकालकर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। ये अभी जो भी स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मगर आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस ये क्या है, अपडेट मांग रहा था तो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, तो उसका इस पर नोटिफिकेशन आ गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम बात करें इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स फ्रीडम, पहला बोल रहा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? So the right answer is D, freedom to elect as a member of parliament। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए इलेक्ट as a, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। क्यों ऐसा कैसा है कि फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, इट इज द पॉलिटिकल राइट। ये आपका कौन सा राइट है, पॉलिटिकल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। मीन्स यदि आप देखोगे कि यदि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि आपका फंडामेंटल राइट बन गया तो हर कोई खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं बनाया गया, मुझे नहीं बनाया गया, लेकिन ये क्या है आपका पॉलिटिकल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज द राइट टू ज्वाइन और लीव और द राइट ऑफ द ग्रुप टू टेक कलेक्टिव एक्शन टू परयूज द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। अब आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब किससे कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। इनमें से कौन सा है आपका जो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है।
पहला बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, बी बता रहा है सोशल इक्वलिटी, सी बता रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डी बता रहा है इकोनॉमिक इक्वलिटी। सो इसमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक इक्वलिटी। यदि आप भारतीय संविधान की बात करेंगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। मीन्स सामाजिक समानता, ये मीन्स सभी लोग समान होंगे समाज में, ये आपको बिल्कुल दी गई है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब में आप चले जाओ, धंधा यदि बिजनेस यदि आपको कुछ करना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे, किसी को भी अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। मगर इकोनॉमिक इक्वलिटी कहीं पर भी बात नहीं की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की बात करें तो इसकी गारंटी कौन नहीं देता है। मीन्स फंडामेंटल राइट जो है आपके उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया। मीन्स फंडामेंटल राइट क्या है, आपको गारंटी तो देते हैं कि राइट टू लाइफ आपकी गारंटी हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब आपके क्या है गारंटीड ही तो प्रोवाइड की जाती है फंडामेंटल राइट के थ्रू। तो इनमें से कौन सा है जिसको फंडामेंटल राइट गारंटी नहीं देता है, जिसकी गारंटी नहीं है। तो ए बोल रहा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, बी बोल रहा है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, सी बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, डी बोल रहा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स असेंबली का फ्रीडम है, रहने का रेसिडेंस का आपको फ्रीडम है, रहने का फ्रीडम है, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल का फ्रीडम है, या फिर एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम, एसोसिएशन का फ्रीडम है। सो विच वन इज द करेक्ट। यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एज यू नो कि जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संविधान में फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मीन्स फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमॉन्ग 6 फंडामेंटल राइट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन ओनली। इनमें से ऐसा कौन सा राइट है, कौन सा मूल अधिकार है, कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को या इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स आपका जैसे मैंने अभी बार बार बताया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हो गई आपकी, मीन्स जीवन जीने की आपकी जीवन जीने की, या फिर आप अपने बोलते हैं अपनी लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की का अधिकार। और बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स धर्म का अधिकार, मीन्स कोई भी अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किया गया है। सो इसमें यदि हम बात करें इसका करेक्ट आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड किया गया है, फ्रीडम ऑफ speech. Now come to the next question. Consider the following statement in regard to the fundamental right for the protection of a person in respect to conviction for offence guaranteed in the Indian Constitution. यदि हम भारतीय संविधान के अनुसार बात करें तो फंडामेंटल राइट कौन सा फंडामेंटल राइट है कि जिसके प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन और फॉर ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए उसको फंडामेंटल राइट दिया गया है। मीन्स आप बात करेंगे जिसकी गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, पहला बोल रहा है द गवर्नमेंट कांट एनेक्ट एनी क्रिमिनल और सिविल लॉ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट है वो क्रिमिनल और सिविल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या नहीं कर सकती। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या हो गया कि पुराने समय से, जैसे यदि हम बात करें कि आज चल रहा है हमारा 2021, 1 मई 2021, और हमारी गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे इस तरीके का कि अरे नहीं वो तो जो हमने मान्य किया है इसे 2014 से मान्य कर दिया है, और 2014 से मान्य कर दिया गया है कौन सा आपका कोई सा लॉ बना दिया, किससे रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो गया, सिविल लॉ से। तो इसको पहले की डेट से आप इसको लागू नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के ऊपर। ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कांट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। फिर तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए। जो एक
पर्सन है उसको आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, खुद के खिलाफ खुद ही विटनेस हो। ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपको फंडामेंटल राइट मीन्स प्रदान किए गए हैं किसी भी एक पर्सन को। तो पहला बोल रहा है क्रिमिनल और सिविल लॉ को आप पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, और दूसरा बोल रहा है कि किसी भी पर्सन को आप तो फोर्स नहीं कर सकते किसी भी क्राइम में, किसी भी अपराध में खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होना चाहिए? ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली सेकंड, सी बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी बोल रहा है नाइदर वन नॉर टू। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट answer is a person accused of an offense can't be compelled to be a witness against himself। मीन्स किसी भी पर्सन को आप है ना खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो गया ओनली बी हो गया, मीन्स बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो गया। और बात करते हैं इसके बारे में, हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 20 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या होता है? गवर्नमेंट कांट इनेक्ट एनी क्रिमिनल लॉ विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट इट डज नॉट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट टू इम्पोज एनी सिविल और टैक्स लॉ विद द सिमिलर इफेक्ट। मीन्स यदि आर्टिकल 20 के अंतर्गत आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इनेक्ट नहीं कर सकती रेट्रोस्पेक्टिव मीन पूर्वव्यापी तरीके से कौन से क्रिमिनल लॉ को, मगर ये तो बात किस पर लागू नहीं होती है? सिविल और टैक्स लॉ पर ये बात लागू नहीं होती है। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ तक तो ठीक कहा था, लेकिन सिविल लॉ इसके अंतर्गत आ गया था, इस वजह से ये वाला हमारा ओनली 2 वाला सही रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। यदि हम बात कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए? दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे संविधान का। दूसरा बात करते हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर एंड कांट बी अबोलिश्ड। ये क्या है? परमानेंट है नेचर में और इनको एबोलिश नहीं किया जा सकता। दे कैन बी सस्पेंड पार्शियली और कंप्लीटली। इनको पार्शियली और कंप्लीटली यानी आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से इनको क्या कर सकते हैं? सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड, सी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड, और डी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। मींस आपका ये परमानेंट नेचर के नहीं है, मींस इनको एबोलिश किया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे। और एक और क्या है, इनको सस्पेंड भी किया जा दे कैन बी सस्पेंड पार्शली और कंप्लीटली। इनको कंप्लीटली और पार्शली सस्पेंड किया जा सकता है। सो ये दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। तो देखते हैं ऐसा किस तरीके से है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट की हम बात कर सकते हैं, तो ये क्या है? नॉट परमानेंट है नेचर में, परमानेंट नहीं है नेचर के, और इनको एबोलिश किया जा सकता है किसके थ्रू? हमारे पार्लियामेंट के थ्रू। अब जैसे आप किस तरीके से किया जा सकता है? जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? एबोलिश कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। वो क्या किया गया? उसके बाद आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A को ऐड किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक लॉ बना दिया गया, जैसे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मींस कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं करेगा यदि उसे अथॉरिटी ऑफ लॉ मींस अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू लिया गया है। और लेजिस्लेचर ने यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली है, एक्वायर की है, तो वो क्या हो सकता है? वो उत्तरदायित्व उसका ऑब्लिगेशन नहीं होगा किसी भी कि वो उसको पे करे, किस इंसान को पे करे जिसकी उसने जमीन ली है, उसका वो कॉम्पनसेशन नहीं देगी, वो उसको कॉम्पनसेशन नहीं देगी। तो देयर वुड बी नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू पे एनीथिंग एज द कंपनसेशन के रूप में, मीन क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ भी दे, ऐसा जरूरी नहीं है। द एग्रीड पर्सन शेल हैव नो राइट टू मूव टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सो ये था आज का हमारा प्यारा सा डिस्कशन। यदि आपने एंजॉय किया है, यदि आपको लेक्चर पसंद आया है, तो आप
हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और जो भी आपको यदि लगता है कि कमियां हैं तो आप डिसलाइक बिल्कुल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि नहीं नहीं ये कुछ ऐड होना चाहिए। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे स्टडी विद डी नाम से, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी नाम से, और यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है ही सही जहाँ पे हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। सो यदि आपके आज के क्वेश्चन की बात करें तो आपका आज का क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि हु इज द राइटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान को है उसको लिखा किसने है, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खासकर अपनी पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।